गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। ये व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप होते हैं। देखिए, आपने आसपास में बहुत सारी आपने शॉप्स देखी होंगी, अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक संगठन भी देखे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यावसायिक संगठनों के प्रकारों में, तो एकल व्यापार की बात करते हैं। ये इनसे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, जैसे नाई की दुकान या हम कहें स्टेशनरी की दुकान, हलवाई की दुकान, इस तरह की बहुत सारी दुकान जो होती हैं ये, जिसमें कि एक ही व्यक्ति के द्वारा व्यापार का संचालन किया जाता है। उसका लाभ हानि वो अकेला व्यक्ति ही वहन करता है, तो वो सारा जो काम है करने वाला व्यक्ति एक ही होता है। ये व्यापार जो है हमारा कहलाता है एकल स्वामित्व व्यापार। ठीक है। ये इसके अलावा दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ये हम आगे बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें एकल स्वामित्व की। कई बार आप सायकाल अपने आसपास के स्टेशनरी स्टोर से रजिस्टर, पेन, चार्ट, पेपर खरीदने के लिए जाते हैं। संभावना यही है कि आप इस सौदे के दौरान किसी एकल स्वामी के संपर्क में ही आते होंगे। बात बिल्कुल सही है कि हम कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे हम हमारा राशन का सामान ही खरीदने क्यों ना जाएं, घर की चीज़ें खरीदने के लिए जाएं, तो हमको एकल स्वामित्व स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। हम उन्हीं से संपर्क में आते हैं और उन्हीं से ही हम वस्तुएँ खरीदते हैं। एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा प्रचलित स्वरूप है जो छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ये भारत का में अगर हम देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है, इस जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस एकल व्यापार की है। इसीलिए ये व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार है। व्यापारों के जितने भी स्वरूप हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, इन स्वरूपों में सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप यही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निर्वाह करता है। अब हम इसकी बात करें तो एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का प्रचलित स्वरूप है। क्यों है प्रचलित? क्योंकि इसकी आवश्यकता लोगों को ज़्यादा होती है, क्योंकि इस आवश्यकता के साथ साथ हम ये कहें कि इसमें पैसा बहुत कम लगता है और कम पैसे में और कम पढ़ाई लिखाई में भी कोई व्यक्ति अपना रोजगार, खुद का रोजगार प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो छोटे छोटे व्यवसाय अत्यंत ही उपयुक्त हैं। विशेषतः व्यवसाय प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। यानी इसमें दूसरा व्यक्ति कोई भी नहीं होता है साझेदारी करने वाला या हिस्सा बांटने वाला। तो यहाँ एक ही व्यक्ति है जो कि सारे कार्य करता है। इसके आगे हम बात करें तो आगे इसका जो टॉपिक है वो दिया है कि वही संपूर्ण लाभ पाने का भी अधिकारी होता है। यानी व्यवसाय में नियंत्रण और वो सब कुछ वो खुद कर रहा है, तो लाभ भी वो खुद ही प्राप्त करेगा, हानि भी वह उठाने के लिए उत्तरदायी होगा। जैसा कि एकल स्वामित्व शब्द से स्पष्ट है, एकल शब्द है ना, शब्द का अभिप्राय एकमात्र या प्रोपराइटर। यहाँ एकल शब्द का अभिप्राय क्या दिया है? एकमात्र और या प्रोपराइटर, जिसका अभिप्राय होता है स्वामी। वह स्वामी जो व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होता है और वही अकेले सारा प्रबंध, संचालन, नियंत्रण, यानी कि लाभ हानि जो भी कुछ है वो सब कुछ अकेला ही करता है। वह क्या कहलाता है? एकल व्यापार कहलाता है। अब बात करें इसी के बहुत सारे इसने हमको उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। व्यवसाय का वह स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलन में है जिनमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्रों में व्यापार, ऐसा एकल व्यापार किया जाता है? जैसे इसने बात करी हमसे ब्यूटी पार्लर की, नाई की दुकान की, छोटे पैमाने के व्यापार हैं ये, है ना। फुटकर विक्रेता, जो खाद्य सामग्री जो भी होती खाने पीने की, वो हमको या हमारे जो भी सौंदर्य प्रसाधन की संसाधन है उनको उपलब्ध कराने में हमारी मदद करते हैं। ये सारे स्वरूप या ऐसे जो कार्य हैं उनमें सब में एकल व्यापार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लक्षण, कुछ इसकी विशेषताएं यहाँ हमको दी गई हैं। पहली हमको दी है निर्माण एवं समापन। इसका निर्माण करना बहुत सरल है, अर्थात इसमें बहुत सारे ज़्यादा औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई की या बहुत सारे कार्रवाई करने की, या कहें कि सरकारी किसी प्रकार के नियंत्रण नहीं होता है। और इसका समापन भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। जैसा इसमें बताया गया है, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शायद ही किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता हो। हाँ, कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैसे हम दवाई की जो शॉप्स होती हैं उनमें हमको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, या कुछ ऐसे जैसे बम पटाखे बनाने के जो कारखाने होते हैं या कहें उनको विक्रेता जो होते हैं उनके, उन सभी को किसकी आवश्यकता होती है? लाइसेंस लेनी होती है, अर्थात सरकार से इजाज़त लेनी होती है, तभी वो अपना कार्य कर सकते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में ही
औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है, सभी क्षेत्रों में आवश्यकता नहीं होती है, चाहे उसे कभी भी हम प्रारंभ करें और कभी बंद भी कर सकते हैं। तो व्यवसाय को बंद करना भी सरल है। इस प्रकार व्यवसाय की स्थापना, उसका समापन दोनों ही सरल होता है। अब इसकी बात करें हम दायित्व की, तो देखो दायित्व क्या होते हैं, इसके असीमित होते हैं। दायित्व कैसे होते हैं, असीमित, यानी कि जितने भी भुगतान हैं वो भुगतान उसको अकेले ही करने होते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति उसके भुगतानों में मदद करने वाला नहीं होता है। हम पार्टनर्स की अगर हम बात करें, साझेदारी व्यवसाय की, तो वहाँ 2 या 3 4 लोग जो होते हैं वो सब मिल कर के दायित्वों का भुगतान करते हैं, लेकिन यहाँ सारे दायित्वों का भुगतान वो अकेले ही व्यक्ति करता है। इसका अभिप्राय ये हो गया कि व्यवसाय की संपत्ति सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है, तो स्वामी इन ऋणों का भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, यानी कि उसकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, निजी संपत्ति है, उसका भी उसको उपयोग करना पड़ेगा। अगर ज़रूरत है तो वो उपयोग करके उस धनराशि का, यानी जो उसने ऋण लिया है उसका वो भुगतान कर सकेगा। तो उसका भुगतान करने के लिए अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करता है। यही इसके असीमित उत्तरदायित्व कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में इसके लिए निजी वस्तुएं जैसे कि अपनी कार, अन्य संपत्ति वो बेच सी जा सकती है। उदाहरण के लिए व्यवसाय बंद करते समय एक ड्राई क्लीनर एक वैकल्प स्वामित्व वाली इकाई की बाह्य देयता यानी 80,000 रुपये, उसको भुगतान उसको कितना करना है, 80,000 का, जबकि उसके पास संपत्तियां कितनी हैं, 60,000 की। तब 20,000 वो कहाँ से लाए, 20,000 लाने के लिए वो अपनी निजी संपत्ति का उपयोग कर सकता है, जैसे कार का को विक्रय कर सकता है अगर उसके पास है, या उसके पास कोई भवन है, भूमि है, उसको विक्रय करके यानी अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करके वो क्या कर सकता है, भुगतान कर सकता है। तो यानी वो अपनी निजी संपत्तियों का उपयोग करता है, जबकि दूसरे व्यवसायों में इस तरह का किसी भी तरह से निजी संपत्ति को उपयोग करने का कहीं कोई दायित्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे एकल व्यापार के, हमने अभिप्राय पढ़ा और नेक्स्ट हमने पढ़े इनके 2 लक्षण विशेषताएं। इसका निर्माण बहुत सरल है, इसका समापन बहुत सरल है, इसके दायित्व कैसे हैं, असीमित है। अब बात करें हम लाभ प्राप्तकर्ता और जोखिम वहनकर्ता की, तो लाभों को प्राप्त करने वाला ये अकेला ही होता है। इसी तरह दायित्वों का भुगतान करना में भी अकेला ही इसका वो भागीदार होता है, लेकिन जब जोखिम उत्पन्न होती है, हानि होती है, तो हानि भी इसको अकेले ही वहन करनी होती है। दूसरा कोई व्यक्ति इसकी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, इसको अकेले ही वहन करना होता है। जैसे इसमें दिया है कि व्यवसाय की विफलता से जोखिम को एकल स्वामी को अकेले ही वहन करना होता है। यदि व्यवसाय सफल रहता है तो लाभ उसी को प्राप्त होंगे, और यदि व्यवसायिक लाभों का अधिकार है तो उसको जोखिम उठाने का भी सीधा प्रतिफल उसी का ही होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, और इसकी जो 3-4 विशेषताएं उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।